नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ऐसे मायके से मायका न होना अच्छा। प्रिया, ऑफिस से आने में देर क्यों कर दी? अब आराम करने का समय नहीं है। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। आज करवा चौथ है तो इसका मतलब क्या? पूरा रात हम लोग को भूखा रखेगी। जा, जल्दी से किचन में खाना बना। और हाँ, कढ़ी चावल पूरी सब्जी खीर सब जल्दी जल्दी बनाना। चाँद निकलने वाला है। सुबह से करवा चौथ के व्रत के कारण हम भूखे प्यासे बैठे हैं। अब तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। पर तुम्हें क्या, सुबह से भरपेट खाया है, मजे हैं तुम्हारे। न व्रत रखना न भूखे रहना। पति जिंदा होते हुए भी तू विधवा की जिंदगी जी रही है। थोड़ा काम करने को कह दिया तो वह भी तुमसे नहीं हो रहा है। प्रिया आंसू भरी आंखों से अपनी भाभी पायल को उस पर बड़बड़ाते हुए सुन रही थी। यह वही भाभी थी जो कभी उसकी नज़र उतारते ना थकती थी, पर आज हालात एकदम से बदल गए थे। वह भाभी को बार बार गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी। तभी रसोई में प्रिया की माँ कल्याणी जी ने प्रवेश किया। प्रिया को देखते ही उनकी भौवें तन गई। गुस्से से उबलते हुए बोली, क्यों? यह चेहरा लटकाकर खड़ी है? तू अपनी भाभी को इतना घूर घूर कर क्यों देख रही है? नजर लगाएगी मेरी बहू को? प्रिया की भाभी पायल जेवरों से ऊपर से नीचे तक लदी थी। सोने की बड़ी बड़ी बालियां, खूब लंबे लंबे सोने का हार। प्रिया उन्हें देख रही थी। तभी कल्याणी जी बोली, मेरी बहू को इतना घूर घूर कर नजर मत लगा। तुझे जलन हो रही है अपनी भाभी के जेवरों को देखकर? यह सब नसीब की बात होती है। तेरा नसीब तो कब का फूट गया। क्या जानी दामाद जी दूसरी शादी के लिए लड़की न देख रहे हों। कौन आज के ज़माने में बीवी का इंतज़ार करता है? प्रिया को अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे लग रहा था किसी ने गरम पिघला शीशा उसके कानों में डाल दिया हो। कोई माँ इतना कड़वा कैसे बोल सकती है, वह भी अपनी सगी बेटी से? भाभी पायल का तो वह फिर भी कड़वी बातें बर्दाश्त कर सकती थी, पर माँ की बातें उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। भाभी ने जरा सा काम क्या बोल दिया, तू तो मुंह निकाल कर बैठ गई। आंखों से पानी ही गिरने लगा। चल जल्दी से काम कर, फटाफट हाथ चला और अच्छे अच्छे आइटम बनाना। यह नहीं कि दाल चावल उबाल के रख दे। घास फूस तू खाती रही होगी अपने ससुराल में, पर हम यहाँ अच्छा अच्छा खाते हैं और बनाते हैं। और काम समाप्त करके अपने भतीजे भतीजी को संभाल। भैया भाभी और हम सब जा रहे हैं चांद को देखकर अर्घ्य देने छत पर। आखिर करवा चौथ का व्रत है, तू किसके लिए व्रत रखेगी? इसीलिए छत पर तुझे जाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप किचन संभाल और हमारी पूजा खत्म होने से पहले डाइनिंग टेबल पर सारे पकवान लग जाने चाहिए। प्रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि भाभी ने उसके ससुराल के चढ़ाए गए गहने पहने हुए थे और माँ कह रही थी यह सब नसीबों की बात होती है। उसके जेवर छीन लिए गए थे, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुकी थी। पूरी कचौरी गरम गरम छानते हुए उसे अपने शादी के बाद ससुराल में मनाए गए पहले करवा चौथ का वह पल याद आ गया। प्रिया किचन में काम कर रही थी। करवा चौथ पर सबके लिए एक से बढ़कर एक पकवान बना रही थी। प्रिया का पति सूरज किचन में उसे देखने के बहाने आया। तू किस चांद के लिए व्रत रखती है? मेरा चांद तो तू है, कहते हुए सूरज ने प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया। उसके माथे को चूमने लगा। प्रिया शर्मा कर झेपा गई कि कहीं सासू माँ किचन में ना आ जाए। खुद को छुड़ाते हुए शर्मा कर वह किचन से बाहर निकल गई और कमरे में आईने में खुद को देखकर निहार रही थी और सोच रही थी वह कितनी नसीबों वाली है, कितना प्यार करने वाला पति मिला है। वह बहुत भाग्यशाली है। तभी फोन की घंटी बजी। उसकी ननद उसकी ननद नेहा ने फोन उठाते हुए दिया। लो भाभी, आपकी मम्मी का फोन है, आप बातें करो, मैं चली अपने कमरे में।
प्रिया एक हाथ से लिपस्टिक लगाते हुए बोली, हाँ माँ बोलो, कैसे याद किया? प्रिया बेटा, आज तो तेरा ससुराल में पहला करवा चौथ है, तू खुश है ना? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाल चाल लेने के बाद कल्याणी जी ने पूछा, प्रिया तू कर क्या रही है? माँ, बस मैं खाना बना रही थी। प्रिया ने जवाब दिया, तू खाना बना रही थी? भूखी प्यासी तू ससुराल वालों के लिए खाना बना रही है और वह सब महारानियां बिस्तर पर आराम फरमा रही हैं। तेरी सास ननद कैसी हैं? अपनी बहू से व्रत में 56 भोग बनवा रही हैं। कल्याणी जी ने ऊंची आवाज में कहा, कहीं तू चक्कर खाकर गिर ना पड़े। पहली बार व्रत रखा है, आदत तो है नहीं मेरी फूलसी बच्ची को। माँ, खाना तो मेरी सास के हाथों में चोट लगा है, इसीलिए वह मेरी मदद नहीं कर रही हैं। मेरी ननद नेहा का तो बीकॉम फाइनल ईयर की परीक्षा चल रही है, इसीलिए खाना बनाने में किसी ने कोई मदद नहीं किया। नहीं तो मम्मी जी मुझे खाना बनाने के लिए किचन में घुसने ना देती। रहने दे बेटी, बातें मत बना, तू इतनी भोली है, हर कोई तुझे आराम से बेवकूफ़ बना देता है। ले तेरी भाभी तुझसे बात करेगी। कहते हुए कल्याणी जी ने फ़ोन अपनी बहू को थमा दिया। और प्रिया, कैसा चल रहा है ससुराल में? सब ठीक हैं? हाँ भाभी, सब बढ़िया है। यह तो बता, आज तेरी सास ने जरूर तुझे महंगी सिल्क साड़ी दिलाई होगी। नहीं नहीं भाभी, अभी तो शादी हुए 6 महीने हुए हैं। पूरी साड़ी नई की नई अलमारी में पड़ी है। मम्मी जी ने बोला है उनमें से कोई एक पहन लो। यह क्या बात हुई? बहू का पहला करवा चौथ और खाली हाथ, कुछ नहीं दिया? कैसी कंजूस सास है तेरी। पर मेरी मम्मी जी ने मुझे 2-2 साड़ियाँ लाकर दिया है। खैर छोड़, तेरे पति ने क्या दिया? उनके लिए ही तो करवा चौथ का व्रत रख रही है। इतना तो हम बीबियों का हक बनता है। तेरे भैया ने मुझे एक प्यारा सा सोने का सेट दिया है। भाभी की बात काटते हुए प्रिया बोली, अच्छा भाभी, यह बताओ, मेरे भतीजे भतीजी मुझे याद करते हैं ना? एक ही बुआ है, बुआ बुआ करते हैं, पर बुआ को तो फुर्सत ही नहीं है मिलने की। अच्छा सुन मेरी बात, आज रात जब तक सूरज जी तुम्हें कोई अच्छा सा उपहार न दे दे, तब तक उनसे बात मत करना। अभी से रौब दिखाना शुरू कर दो ननंद रानी जी, नहीं तो बाद में सब दबा कर रखेंगे तुम्हें और तुम्हारे हाथ, कुछ नहीं लगेगा। फोन रखकर प्रिया के दिमाग में भाभी की बात बार बार घूमने लगी। उसके मन में एक कसेलापन भरने लगा। उसे लगा मम्मी और भाभी गलत नहीं है। शाम को तैयार होते समय उसने सास की पसंद की हुई साड़ी की बजाय दूसरी साड़ी निकाल कर पहन ली। वह साड़ी भी नई ही थी। अपने मन का विद्रोह प्रकट करना चाहती थी। जब वह तैयार होकर नीचे आई तो ध्यान से सास का चेहरा देखने लगी, लेकिन सास के मुख पर कोई भाव न देखकर उसकी कड़वाहट बढ़ गई। अच्छा, तो इन्हें मेरी परवाह ही नहीं, सोचते हुए वह छत पर चली गई। परिवार के सभी सदस्य छत पर आ गए और चांद का इंतजार करते हुए आपस में हंसी मजाक करने लगे। प्रिया के मन के भाव उसके चेहरे पर भी झलकने लगे। एक दो बार सुधा जी और नेहा ने उसकी उदासी का कारण पूछा, लेकिन उसने टाल दिया। शायद भूख के कारण ऐसी हालत हो रही होगी। ऐसा सोचकर सुधा जी ने नेहा को नीचे जाकर खाना मेज पर लगाने को बोला। चांद को अर्घ्य देकर वे लोग नीचे आए। खाना खाकर वह सब अपने अपने कमरे में चले गए। आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, कहकर सूरज ने जैसे ही प्रिया को अपनी बाहों में भरना चाहा, वह चिढ़क कर उनसे दूर हो गई और मुंह घुमाकर लेट गई। सूरज ने उससे उसका व्यवहार का कारण जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों के आगे तो भाभी का सोने का सेट घूम रहा था। थोड़ी देर उसकी मिन्नतें करने के बाद सूरज भी दूसरी ओर मुंह घुमाकर सो गया। अचानक सोनू की आवाज़ सुनकर प्रिया की त्रंदा भंग हुई। बुआ बुआ, मुझे भी खाना दे दो। प्रिया ने देखा कि माँ भाभी सब ने प्लेटें चट कर दिया है, लेकिन उसे किसी ने खाने को नहीं पूछा।
उसने अपना और सोनू का खाना प्लेट में निकाला। एक कवर मुंह में डाला, लेकिन वह उसके गले में ही अटक गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। खाना वहीं ढक कर और पानी पीकर वह सोने चली गई। नींद उसकी आंखों से दूर थी। उसे उसकी की हुई वह सब नादानियां याद आई, जो उसे सूरज से दूर लेती चली गई। उसकी मम्मी और भाभी की दखल अंदाजी ने उसे उस घर को मन से अपना मानने ही नहीं दिया। उसके स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। उसकी सास सुधा जी एक सुलझी हुई महिला थी। उन्होंने बातों बातों में उसे समझाने का बहुत प्रयास किया। उसे खुश रखने की कोशिश सब करते, लेकिन फिर भी प्रिया ससुराल में खुश न रहती। सुधा जी द्वारा उसको समझाने का हर प्रयास उसकी मम्मी को उनकी जालसाजी या चतुराई लगती। उसकी ननद नेहा को लेकर भी मम्मी और भाभी उसे इतना भड़काती कि उसे अपनी ननद अब अपनी सबसे बड़ी दुश्मन लगने लगी थी। मायका और ससुराल एक ही शहर में होने के कारण प्रिया छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ कर मायके पहुंच जाती। उसकी मम्मी उसे समझाने की बजाय आग में घी डालने का काम करती। उसकी गलत बातों का भी पक्ष लेती। प्रिया पढ़ी लिखी थी और नौकरी करना चाहती थी। उसके सास ससुर ने उसे नौकरी करने के लिए प्रेरित किया। उसके ससुर जी ने अपनी जान पहचान से एक बहुत अच्छी जगह उसे नौकरी भी लगवा दी। इस बात पर भी प्रिया की मम्मी ने उससे कहा कि लगता है अब तेरे ससुराल वाले तेरी तनख्वाह पर ऐश करना चाहते हैं। तेरी ननद की शादी के लिए जरूर दहेज जोड़ रहे हैं। तेरी सैलरी तेरे हाथ नहीं आएगी। तेरा ससुर तो रिटायरमेंट ले चुका है और तेरी सास तो हर समय कोई न कोई बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर पर पड़ जाती है। जरा संभल कर रहना मेरी भोली भाली बच्ची। उन पर कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। पहली तनख्वाह मिलते ही प्रिया बाजार से ढेर सारे उपहार खरीद कर सीधा अपने मायके पहुंच गई। वह सब उपहार उसने अपने घर वालों को दे दिए तथा खाली हाथ अपने ससुराल पहुंच गई। उसके ससुर जी ने पहले से ही घर पर मिठाई लाकर रखी थी। वह अपनी बहू को उसके पैरों पर खड़ा देख बहुत खुश थे, लेकिन प्रिया को उनकी खुशी में भी उनकी चालाकी ही नजर आई। उसने सीधे मुंह किसी से बात तक नहीं की। वह सारा समय मोबाइल पर अपनी मम्मी से बातें करती रहती और मम्मी ससुराल वालों के खिलाफ उसे खूब भड़काती रहती। सूरज यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसने उसे मायके जाने से रोका तो प्रिया खूब लड़ाई झगड़ा करने पर उतर आई और उसे बातें करना बंद कर दिया। सूरज ने भी घर में क्लेश न हो उसने चुप्पी साध ली। अब तो प्रिया और भी स्वच्छंद हो गई। सुबह देर से उठना, तैयार होकर सुधा जी द्वारा बनाए नाश्ते को खाकर दफ्तर चले जाना, शाम को वहीं से मायके पहुंच जाना उसका रोज का काम हो गया। रात को उसके भैया उसे घर छोड़ जाते। प्रिया अपने पैसे उन पर खर्च करने लगी। अगर उसकी सास सुधा जी उसे समझाने का प्रयास करती तो वह किचन में काम न करने का धमकी देती। बिल्कुल किचन में काम न करती। नेहा से बात करना तो उसने कब का छोड़ दिया था। सूरज इन सब बातों से बहुत परेशान हो गया। दाम्पत्य जीवन में से वह बुरी तरह ऊब सा गया। एक दिन जब शनिवार की रात के करीब 2 बजे प्रिया अपने भैया के साथ वापस आई तो सूरज उसे देखकर बोला कि अभी भी आने की क्या जरूरत थी, वहीं रह जाती। सास की तबीयत खराब है और तुम्हें मायके में घूमने की पड़ी है। यही संस्कार दिया है तुम्हारे मायके वालों ने। इतना बोलने पर प्रिया के भैया उनसे लड़ने लगे। यही संस्कार दिया है? हाँ, यही दिया है। ससुर कैलाश जी बीच बचाव करवाने आए तो प्रिया के भैया ने उन्हें जोर से धक्का मारा। वह गिर गए। इतना सब होने पर भी प्रिया के भैया उनसे लड़कर प्रिया को अपने साथ ले गए। सुधा जी और कैलाश जी ने प्रिया को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रिया ने उनकी एक न मानी। प्रिया अपने मायके में रहने लगी। सूरज उसके घर गया उसे मनाने के लिए तो कल्याणी जी ने
प्रिया को उससे मिलने तक नहीं दिया। यह कह दिया, प्रिया अब आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहती। जबकि प्रिया को यह बात पता नहीं थी कि सूरज उसे लेने आया था। गुस्से में सूरज वहां से चला गया। उसके बाद वह किसी भी प्रकार के समझौते का प्रयास नहीं किया। वह भी अब प्रिया की नादानियां से छुटकारा पाना चाहता था। प्रिया को अपने माता पिता के घर रहते हुए अब 1.5 साल होने को आए थे। अब उसे महसूस होने लगा कि अब उसकी भाभी उसकी कोई इज्जत नहीं करती। भाभी पहले की तरह दौड़ दौड़ कर उसका काम नहीं करती। उन्हें यह उम्मीद थी कि प्रिया ऑफिस जाने से पहले सारा खाना बनाकर जाए और रात को भी खाना बनाए। भाभी की टोका टाकी भी बढ़ रही थी। मम्मी भी अब भाभी का ही साथ देती थी। प्रिया ने महसूस किया, जब उसका वेतन मिलने का समय आता है तो भाभी और भैया का स्वभाव बड़ा मीठा हो जाता है। वे लोग तरह तरह के बहाने गढ़कर उससे पैसे मांगते रहते। यहाँ तक कि सोनू, गुनगुन की स्कूल की फीस तथा अन्य खर्चों की जिम्मेदारी भी उन्होंने उस पर डाल दी थी। घर में सुख सुविधाओं की अनेक वस्तुएं उसके वेतन से आ रही थी। एक दिन प्रिया का दाल रोटी खाने का मन न हुआ तो अपने लिए चाउमीन बनाने लगी, तो भाभी महंगाई का रोना रोकर किचन में ताला लगा दिया और उसे वही सूखी रोटी दाल दे दिया खाने को। इन सब बातों में उसकी माँ भी उसकी भाभी का ही पक्ष लेती। घर का सबसे छोटा और सीलन भरा कमरा उसे सोने को मिला था। इतना सब सोचते सोचते प्रिया की आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठी तो उसका सिर भारी था और आंखें रोने के कारण लाल हो गई थी। किसी तरह सबका नाश्ता बनाकर और दोपहर के लिए सब्जी वगैरह बनाकर वह तैयार हुई, अपने दफ्तर पहुंची। निराशा का एक घना बादल उसके मन पर छाया था। दोपहर को लंच समय में अपना टिफिन लेकर खाने ही बैठी थी, तभी उसकी नज़र अपने सामने वाली सीट पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की कोई और नहीं, उसकी ननद नेहा, जो उसी के ऑफिस में काम कर रही थी। उसको देखते ही प्रिया के हृदय में एक हलचल सी होने लगी। आश्चर्य भरी आंखों से नेहा के चेहरे की ओर देखने लगी। प्रिया खाना न खा पाई। पुरानी सारी बातें याद आने लगी। नेहा बड़ी उदास दिख रही थी और उसके चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। प्रिया ने वहाँ के चपरासी को बुलाया और पूछा, यह मैडम कौन है? मैडम जी, इनका नया नया ज्वाइनिंग हुआ है। नेहा मैडम अब से यहीं पर काम करेंगी। ठीक है, तुम जा सकते हो। प्रिया मन में सोचने लगी, यह काम करने क्यों आई है? घर में पैसों की तंगी हो गई है क्या? अभी तो इसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। न चाहते हुए भी प्रिया के कदम स्वतः नेहा के टेबल की ओर पहुंच गए और वह उससे पूछ पड़ी, नेहा तुम यहाँ? तुम्हें तो घर पर होना चाहिए और आज तुम टिफिन नहीं लाई, बिना टिफिन के ही चली आई। नेहा प्रिया को देखकर बड़ी आश्चर्य हुई, बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, किस हक से आप मुझसे प्रश्न कर रही हैं और मैं क्यों आपको जवाब दूं? प्रिया तो सकुचा गई। अपनी भाभी समझकर ही अपना दुख दर्द बता दूं। प्रिया ने बोला तो नेहा रोते हुए बोली, जब घर की लक्ष्मी ही रूठ कर घर से चली जाए तो घर वालों का क्या हाल होता है? कोई ठीक नहीं है भाभी, भैया का तो बहुत ही बुरा हाल है। आंसुओं से भरी आंखों से नेहा ने कहा। क्यों, क्या हुआ सबको? प्रिया ने हैरानी से पूछा। बस भाभी, आपके बिना घर घर नहीं लगता, सभी उदास रहते हैं। पापा तो आपकी याद में बीमार रहने लगे हैं। माँ तो बीमार चलती ही थी। भैया, उनके बारे में क्या बताऊं? न ढंग से कुछ खाते पीते हैं, न ढंग से कपड़े पहनने का होश। जिंदगी को जैसे ढो रहे हैं। भैया कभी ऑफिस जाते हैं और कभी नहीं। बॉस ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। अब घर चलाने के लिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा है। भाभी प्लीज़ घर आ जाइए, सब आपका बहुत इंतज़ार करते हैं और मैं माफ़ी मांगती हूँ। इतना कहकर नेहा जोर से रोने लगी। प्रिया ने उसे उठाकर गले से लगाया। अब सब ठीक हो जाएगा नेहा, ऐसा कहकर उसने उसके आंसू पोंछ दिए। प्रिया को मन ही मन बड़ी खुशी हुई कि उसके पति की जिंदगी में कोई और लड़की नहीं है। काम करके नेहा अपने घर चली गई। प्रिया के चेहरे पर छाई निराशा की बदली छटने लगी। उसने मन में कुछ फैसला किया और उठकर खड़ी हो गई।
उसका चेहरा एक नए ओज से चमक रहा था आज। जैसे ही प्रिया घर पहुंची, भाभी और मम्मी की खिलखिलाहट उसके कानों में पड़ी। मम्मी, आजकल बहुत गर्मी तेज हो गई है, कूलर की हवा से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दीदी को कहकर आप उनसे एसी लगवा लीजिए। भाभी की आवाज़ सुनकर प्रिया के कदम वहीं रुक गए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वह यहाँ रह रही है तो उसका हमारे प्रति कुछ फर्ज भी है। मम्मी की आवाज़ उसके कानों से टकराई। वह दरवाजे पर ही खड़ी रही। लेकिन सबसे पहले प्रिया का तलाक करवाऊंगी सूरज से, ताकि उस लड़के से उसका पीछा छूटे और उसकी कमाई से हम मौज करेंगे। अच्छा हुआ मम्मी जी, सूरज जी जब दीदी को लेने आए थे तो आपने उनसे मिलने नहीं दिया, नहीं तो उनके पैसे हमें कैसे मिलते। यह सब कहकर दोनों ठहाका लगाकर हंस रहे थे। प्रिया को जब पता चला उसके पति सूरज उसे लेने आया था, पर उसकी माँ ने इतना घिनौना काम किया, अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। माँ अपनी बेटी का घर बसाती है, पर उसकी माँ ने उसके घर गृहस्थी में आग लगा दी थी और कहीं न कहीं वह अपने आप को ही कसूरवार समझ रही थी इन सब के लिए। थोड़ी देर बाद प्रिया घर के अंदर प्रवेश किया। दोनों उसे देखकर सकपका गई। वह भी जाकर उनके बीच बैठ गई। अरे प्रिया, आ गए तुम? तुमने सुना आज सोनू क्या कह रहा था? मम्मी ने उससे कहा। हाँ हाँ सुनूंगी, पहले एक गिलास पानी तो पिला दीजिए। भाभी, एक कप चाय भी बना लेना, उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा। उसकी मम्मी और भाभी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। भाभी मुंह बनाती रसोई में चली गई और चाय बना कर लाई। हाँ तो बताइए भाभी, सोनू क्या कह रहा था? ज़्यादा कुछ नहीं, बस यूं ही, उसकी माँ ने बात संभालते हुए कहा। वह कह रहा था कि गर्मी बहुत हो गई है, बुआ को कहना कि इस बार वेतन मिलते ही हमारे कमरे में एसी लगवा दे। तेरा लाडला है, तूने ही बिगाड़ रखा है। मम्मी ने बात पूरी की। हाँ मम्मी, क्यों नहीं, यह भी कोई कहने की बात है। मैं तो खुद ही सोच रही थी कि इस बार एक एसी लगवा ही दूं। प्रिया ने कहा। ठीक है, मैं अभी एक एसी का ऑर्डर कर देती हूँ। कल सुबह मैकेनिक आएगा, माँ आप उसे मेरा कमरा दिखा देना, वह एसी लगाने की जगह देख लेगा। प्रिया ने दृढ़ स्वर में कहा। क्या, तुम्हारा कमरा? दोनों एक साथ ऊंचे स्वर में बोली। लेकिन तुम तो एसी सोनू और गुनगुन के लिए लगवा रही थी। उसकी माँ ने थोड़ा नरम होकर कहा। हाँ, एसी मेरे कमरे में लगेगा और सोनू भी वहीं सोएगा। वैसे भी आपने कहा कि वह मेरा लाडला है, लेकिन तुम्हारा कमरा तो बहुत छोटा है, वहाँ सोनू को घुटन होती है। भाभी ने हैरानी से कहा। कोई बात नहीं भाभी, हम कमरा बदल लेते हैं। वो अपनी भाभी की अलमारी खोलकर कपड़ा, उनका नई नई साड़ी बाहर फेंकने लगी। यह क्या बदतमीजी है प्रिया, मैं अपना बड़ा कमरा तुम्हें क्यों दूं? क्योंकि भाभी आप तो मेरा तलाक करवा रही थी और आपको एसी भी चाहिए, तो मैं तलाक के बाद अब इस बड़े कमरे में सोऊंगी एसी लगाकर मस्ती से। और आप मेरे पैसों से ऐश करना चाहो, मेरे लिए 56 भोग बनाओ जाकर। मेरी बसी बसाई गृहस्थी तोड़ दिया आपने। प्रिया की भाभी उसकी बात सुनकर उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि प्रिया ने सब सुन लिया है। क्यों दें हम तुम्हें अपना बड़ा कमरा, यही क्या कम है कि तुम हमारे घर में रह रही हो? भाभी ने आंखें नचाते हुए कहा। भाभी, शायद आप भूल रहे हैं कि इस घर की बेटी होने के नाते इस घर पर मेरा भी अधिकार है और इस घर में मौजूद ज़्यादातर सुख सुविधाओं का सामान मेरी तनख्वाह में से ही आया है, लेकिन मैंने कभी इस बात को जताया नहीं। अगर आज मैंने कमरा मांग लिया तो आप मुझ पर एहसान जता रही हैं। कहते कहते प्रिया का स्वर भीग गया। वह अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। रात में कोई उसे खाना खाने के लिए बुलाने भी नहीं आया। वह भूखी ही सो गई। सुबह उठकर वह नहा धोकर तैयार हो गई। एक बैग में अपने कपड़े डाले और घर से निकल पड़ी। किसी ने उसे रोका तक नहीं। प्रिया अपने ससुराल के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाकर बेल बजाई। दरवाज़ा उसकी ननद नेहा ने खोला। आज रविवार था तो ऑफिस की छुट्टी थी।
भाभी को देखकर वह खुशी से चहक पड़ी। भाभी आ गई, भाभी आ गई। यह आवाज़ कैलाश जी को सुनाई दी, जो बिस्तर पर पड़े थे। उनका शरीर बुखार की वजह से तप रहा था, लेकिन वह भी दौड़ते हुए आए। बहू को देखते ही जैसे उनकी बीमारी ही फुर हो गई। साथ में सुधा जी भी आ गई। उसने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। प्रिया अपनी सास सुधा जी के गले से लिपट गई। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने बहुत नादानियाँ की, आपका दिल दुखाया। उनके गले लग गई। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भाभी को देखते ही वह खुशी से उछल पड़ी और भैया भैया देखो कौन आया है कहने लगी। सुधा जी ने नेहा का हाथ पकड़ लिया और आँख के इशारे से उसे चुप करवा दिया। फिर प्रिया की ओर देखते हुए उसे कमरे में जाने का इशारा करने लगी। प्रिया ने शर्मा कर चेहरा झुका लिया और वह धीमे कदमों से अपने कमरे की ओर गई। उसे पुरानी यादों ने घेर लिया। कितने खूबसूरत पल उसने सूरज के साथ इस कमरे में बिताए थे, लेकिन आज कमरे में बिसात छाया था। कमरा चाहे साफ सुथरा था, लेकिन निराशा का कसेला धुआं उसमें छाया था। सूरज प्रिया को देखते ही उठ खड़ा हुआ, पर कुछ बोल ना सका। उसे नेहा की बातों में सच्चाई नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज लंबे समय से दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वो पहले से कमज़ोर भी हो गया था। उसने आगे बढ़कर सूरज की बाहों में झूल गई। सूरज एकदम घबरा उठा। वह हैरानी से उसे देखने लगा। प्रिया ने उसके पास आकर उसकी गाल को छुआ और पूछा, यह बिना पलक झपकाए क्या देख रहे हैं? कहीं यह कोई हसीन ख्वाब तो नहीं जो मेरे पलक झपकाते ही टूट जाए? सूरज ने धीमे से कहा, नहीं साहब, अब ख्वाबों से बाहर आइए। अब तो खुशी के दिन शुरू हो गए हैं। कहीं आप प्रिया को इन 1.5 सालों में भूल तो नहीं गए? आप या कोई दूसरी लड़की तो आपके जीवन में नहीं आ गई? मेरा जगह किसी और को तो नहीं दे दिया? शर्माते हुए प्रिया ने कहा, नहीं, तुम तो मेरी जिंदगी हो। अपनी जिंदगी को भी कहीं कोई भूलता है? मेरी हालत देखकर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी जगह किसी और को दूंगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहते हुए दोनों एक दूसरे के बाहों में फिर से समा गए और रोने लगे। तुम्हें यहाँ अचानक देखकर हैरान हो गया था। अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। सूरज ने रोते हुए कहा, वैसे मेरी गलती बहुत बड़ी है, क्या आप मुझे माफ़? तभी सूरज ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अब कुछ मत बोलो। जो समय खराब हो गया उसके बारे में बातें करके इस समय को खराब क्यों करे? कहते हुए सूरज ने दरवाज़ा कमरे का बंद कर लिया। अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? नहीं नहीं। आउच! क्या हुआ प्रिया? आपकी दाढ़ी चुभ रही है। प्रिया ने हंसते हुए कहा, मैं शेविंग करके आता हूँ। सुधा जी और कैलाश जी बाहर हॉल में ही बैठे थे। सुधा जी बोली, जाइए चीनी लेकर आइए, मुझे बहू के लिए खीर बनाना है। पर सुधा जी, तुम्हारे पैरों में तो बहुत दर्द है। नहीं नहीं, मेरे घुटनों में बिल्कुल दर्द नहीं है। मैं घर की लक्ष्मी के लिए खीर बनाऊंगी। थोड़ी देर बाद जब प्रिया और सूरज दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हंसते मुस्कुराते कमरे से बाहर आए, प्रिया घर को देखकर चौंक सी गई। चारों तरफ दिए की रोशनी से घर लपलपा रहा था। हर एक कोना चमक दमक रहा था और नेहा ने लाइटों की झड़ियाँ लगा रखी थी, मानो घर में जैसे कोई बहुत बड़ा जश्न हो। सुधा जी दरवाजे की चौखट पर रंगोली बना रही थी। प्रिया आश्चर्य से बोली, माँ जी, यह सब क्या है? बहू, आज हमारे घर में दिवाली मनाई जा रही है। जब से तू इस घर को छोड़कर गई है, हमने कभी कोई दिवाली नहीं मनाई। आज घर की लक्ष्मी वापस आई है ना? यह सुनते ही प्रिया की आंखें बरस पड़ी। ना बहू ना, शुभ घड़ी में आंसू अच्छे नहीं लगते। अपने आंसू पोंछ लो। जो हो गया उसे भूल जाओ। फिर सुधा जी प्रिया के मुंह में खीर डालकर बोली, मेरी बहू को खीर बहुत पसंद है ना? जब से तुम गई हो तब से यहाँ पर खीर नहीं बना और ना ही कोई त्यौहार मनाया गया है। प्रिया का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा उसकी मम्मी कल्याणी जी का फ़ोन था। प्रिया बेटी,
एसी आ गया है, पेमेंट तो कर दो। फ़ोन उठाकर उसने अपनी मम्मी से कहा, रॉन्ग नंबर। मैं आपकी कोई बेटी नहीं हूँ और मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे मायके से मायके न रहना अच्छा, कहकर फ़ोन काट दिया। मम्मी जी, मैं अब रोज़ आपके हाथ से खीर बनवाकर खाऊंगी, आप मना तो नहीं करेंगी? खीर खिलाते हुए सुधा जी ने उसे गले से लगा लिया। तभी सूरज और नेहा भी पास आकर बोले, मम्मी कहीं बहू के प्यार में हमें भूल तो नहीं जाओगी? कहते हुए नेहा और सूरज खिलखिलाकर हंस पड़े। कैलाश जी मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। आसमान की तरफ देखते हुए उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद किया। कहते हैं ना दोस्तों, अंत भला तो सब भला। आपको हमारी आज की कहानी कैसे लगी, कमेंट पर अपनी राय जरूर बताएं। प्रिया का डिसीजन कैसा लगा यह भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK Boys 517।